इनफर्टिलिटी के 25 से 30% केसेस जो होते हैं मेल पार्टनर में प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। इसको हम मेल इनफर्टिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो जो कपल हमारे पास इनफर्टिलिटी के आते हैं वो अपना जो एवेल्यूएशन करवाना चाहते हैं, तो सबका जोर होता है कि उनके साथ जो रिलेटिव या पार्टनर भी आ रहे हैं तो इनका ये टेंडेंसी होती है कि फ़ीमेल पार्टनर को ही प्रॉब्लम हो सकती है या उसी को 9 महीने पेट में बच्चा रखना है, तो उन्हीं का ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मेल पार्टनर भी 50% रिस्पॉन्सिबल होता है एक बच्चे को बनाने के लिए। और मेल पार्टनर का जो एवेल्यूएशन होता है उसको हम सीमेन एनालिसिस टेस्ट बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही बेसिक एवेल्यूएशन होता है। और कोई भी इनफर्टिलिटी का कपल जब आता है तो एक बेसिक टेस्ट में आता है। ये एक सिंपल टेस्ट होता है और बहुत आसानी से हम ये जान सकते हैं कि मेल पार्टनर में कोई कमी है कि नहीं। अगर मेल पार्टनर में कोई कमी होती है, अगर कोई माइल्ड प्रॉब्लम है, तो उसको हम 3 से 4 महीने के ट्रीटमेंट के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। अगर उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, उनके सीमेन एनालिसिस में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो ऐसे मेल पार्टनर का हम फिर फर्दर एवेल्यूएशन एंड्रोलॉजिस्ट से कराते हैं, जिसमें कि उनके हार्मोन टेस्ट होते हैं और उनका स्क्रोटल का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि टेस्टिस का साइज़ नॉर्मल है कि नहीं, उनका वॉल्यूम कैसा है। ये सभी एक एंड्रोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट की सहायता से किया जाता है। तो बेसिक टेस्ट में सीमेन एनालिसिस टेस्ट होता है। इसमें हम जो 4-5 चीज़ें देखते हैं वो मैं बताना चाहती हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से कि वो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है सीमेन का वॉल्यूम। सीमेन का वॉल्यूम 2 ml से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब ये है कि या तो सैंपल को सही तरीके से नहीं दिया गया है, अथवा जो उसकी डक्ट है यानी कि जो स्पर्मेटिक डक्ट है उसमें कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से सीमेन का वॉल्यूम कम है। दूसरी चीज़ जो हम सीमेन के एनालिसिस में देखते हैं, रिपोर्ट में देखते हैं, वो होता है उसका पीएच। जनरली जो सीमेन का पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है। ये 7.3 से 7.8 के बीच होना चाहिए। अगर ये पैरामीटर ज़्यादा एसिडिक है यानी कि 7.3 से पीएच कम है, इसका मतलब कि इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन को शो करता है। अगर पीएच 7.8 से ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा अल्कलाइन है, तो ये डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन को शो करता है। तीसरा जो पैरामीटर होता है सीमेन एनालिसिस का वो होता है लिक्विफिकेशन टाइम। लिक्विफिकेशन टाइम आइडियली 30 से 60 मिनट्स का होता है, लेकिन अगर ये कम या ज़्यादा है तो ये दर्शाता है कि सीमेन की जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल नहीं है और ऐसे ट्रीटमेंट को फर्दर क्लिनिकल एवेल्यूएशन की ज़रूरत होती है, दोबारा रीटेस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये 3 पैरामीटर तो फिजिकल पैरामीटर होते हैं जो कि सीमेन में चेक किए जाते हैं। बाकी के जो पैरामीटर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं या बायोकेमिकल होते हैं, जो कि हम माइक्रोस्कोप में सीमेन का सैंपल स्लाइड के नीचे रखकर देखते हैं कि क्या अगले पैरामीटर्स हमें क्या देखने हैं। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स में हम सबसे पहले स्पर्म का काउंट देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि 1 ml में कितना स्पर्म काउंट है। तो WHO की गाइडलाइन के अनुसार ये संख्या 15 मिलियन कम से कम होनी चाहिए। अगर 15 मिलियन से ऊपर है तो सीमेन सैंपल ठीक है, उसकी रिपोर्ट ठीक है। अगर ये 15 मिलियन पर ml से कम आता है, इसका मतलब सीमेन की रिपोर्ट एबनॉर्मल है। दूसरा जो पैरामीटर हम देखते हैं वो देखते हैं स्पर्म की मोटिलिटी। तो स्पर्म जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो कई तरीके से चलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ स्पर्म जो है रैपिडली प्रोग्रेसिव होते हैं, कुछ स्लो प्रोग्रेसिव होते हैं, कुछ नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं, फिर कुछ जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो अगर स्लो प्रोग्रेसिव और रैपिडली प्रोग्रेसिव का काउंट 45 से 50% के बीच में है तो माना जाता है कि ये रिपोर्ट ठीक है, इसमें स्पर्म की मोटिलिटी ठीक है। तीसरा जो पैरामीटर जो कि हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखते हैं वो होता है स्पर्म की मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के लिए क्राइटेरिया होता है WHO का कि 5% या उससे ज़्यादा स्पर्म जो है पूरे सैंपल में नॉर्मल होने चाहिए। अगर 5% से कम स्पर्म जो है उनकी बनावट अगर गड़बड़ है तो ऐसा माना जाता है कि रिपोर्ट गड़बड़ है। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा स्पर्म की मॉर्फोलॉजी या उनकी बनावट ठीक है तो ऐसे सीमेन सैंपल की रिपोर्ट को ठीक माना जाता है। इसके अलावा और भी 2-3 बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि सीमेन की रिपोर्ट नॉर्मल है अथवा नहीं। उसमें हमें फ्रक्टोज का लेवल देखना होता है कि फ्रक्टोज प्रेजेंट है अथवा नहीं है, उसके बेसिस पे भी रिपोर्टिंग तैयार की जाती है।
तो ये 4-5 क्राइटेरिया को मिलाकर हम देख सकते हैं कि सीमेन की रिपोर्ट नॉर्मल है कि नहीं। ये सारे क्राइटेरिया इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप खुद भी अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है कि नहीं। इन केस आपको अगर लगता है कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, तो आप किसी भी फर्टिलिटी के डॉक्टर के पास जाकर अपना फर्दर चेकअप करवा सकते हैं, जिसमें कि वो आपका हार्मोन टेस्ट अथवा अल्ट्रासाउंड, किसी एंड्रोलॉजिस्ट को भी वो आपको रेफ़र कर सकते हैं, जो कि आपका पूरा फिजिकल चेकअप करके आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। मेल पार्टनर के इवैल्यूएशन में जो सीमेन एनालिसिस टेस्ट होता है, वो एक बेसिक टेस्ट होता है, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट को कराने के लिए एक अच्छी लैब का ही चुनाव करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए, जो कि WHO की गाइडलाइंस के आधार पर रिपोर्टिंग करते हों। इसके साथ साथ इसका जो सैंपल का कलेक्शन है वो भी सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एडिक्वेट मात्रा में सैंपल नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से रिपोर्ट गड़बड़ आ सकती है। तो जब आप एक अच्छी लैब के पास जाएंगे तो वो आपको तरीका बताएंगे कि आपको किस तरीके से सैंपल देना है। जनरली लैब में ही सैंपल लिया जाता है और उसको तुरंत ही प्रोसेस करके उसकी रिपोर्ट तैयार करी जाती है। तो सीमेन एनालिसिस के लिए एक अच्छी लैब का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी कभी किसी मेल पार्टनर की रिपोर्ट, सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट गड़बड़ आती है, तो वो ये सोचते हैं कि एक रिपोर्ट के बेसिस पे ही ये सोचने लगते हैं कि उनमें कुछ कमी है। तो कभी एक रिपोर्ट के बेसिस पर हमें ये एवेलुएट नहीं करना है कि फीमेल पार्टनर में कमी है। ऐसे केसेस में हम उनकी दोबारा से रीटेस्टिंग 15 से 20 दिन के बाद कराते हैं। और ये जो टेस्ट है वो 3 से 5 दिन के एब्सटिनेंस, यानी कि आप अपने पार्टनर से ना मिले हों कम से कम 3 से 5 दिन तक, तभी ये सैंपल आपको देना है। ऐसे इनफर्टाइल कपल जिनके मेल पार्टनर्स की रिपोर्ट में, यानी कि सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम 2 तरीके से हो सकती है। ये माइल्ड प्रॉब्लम, यानी कि बहुत ज़रा सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसको हम 3 से 4 महीने के ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं, फर्टिलिटी इन्हांसिंग ड्रग्स के द्वारा। तो ऐसी मेडिसिन हम देते हैं, 3 से 4 महीने का एक कोर्स देते हैं। उसके बाद उनका सीमेन एनालिसिस टेस्ट रीवैल्यूएट कराते हैं और देखते हैं कि उनके सीमेन एनालिसिस की टेस्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। जनरली माइल्ड केसेस में इम्प्रूवमेंट होता है। अगर 3 से 4 महीने के ट्रीटमेंट के बाद भी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कपल्स के लिए IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें हम स्पर्म को वॉश करके सीधे ओव्यूलेशन के टाइम पर यूट्रस में डाल देते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस और प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ केसेस में जब सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट हम देखते हैं तो देखते हैं कि पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि मेल पार्टनर को हम एंड्रोलॉजिस्ट के पास इवैल्यूएशन के लिए भेजते हैं। वो पूरा फिजिकल चेकअप करते हैं, उनका हार्मोनल टेस्ट कराते हैं और कुछ केसेस में जेनेटिक टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है उनके ट्रीटमेंट के लिए और आगे हमें किस तरीके से उनका फर्टिलिटी इम्प्रूव करना है। मेल इनफर्टिलिटी के जो प्रमुख कॉजेज़ होते हैं, उसमें सबसे पहला कॉज होता है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। अगर कोई मेल पार्टनर, किसी महिला का मेल पार्टनर अगर किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जो कि स्पर्म को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि वो पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं अथवा लेड इंडस्ट्री में काम करते हैं अथवा हाई टेम्परेचर वाली जगहों पे काम करते हैं, तो ऐसे मेल पार्टनर या हस्बैंड में सीमेन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। दूसरे जो कॉजेज़ होते हैं वो होता है एडिक्शन का। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या फिर रेगुलरली ड्रिंकिंग कर रहा है, अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं अथवा किसी और तरह की ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं अथवा कैफ़ीन और कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इंटेक हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी स्पर्म की काउंट और उनकी मोटिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो अदर कॉजेज़ होते हैं मेल पार्टनर में, वो जेनेटिक भी हो सकते हैं। जेनेटिक में ये होता है कि अगर टेस्टिस अपनी नॉर्मल जगह पर नहीं है, उसके साथ वो एब्डोमेन में कहीं पर है, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से स्पर्म के काउंट पर असर पड़ता है। कभी कभी जेनेटिक कॉजेज़ में जो वास डिफरेंस होती है, यानी कि जो स्पर्म की डक्ट होती है वो ब्लॉक होती है अथवा वो एब्सेंट होती है, तो ऐसे केसेस में स्पर्म जो है वो सीमेन में निकल ही नहीं पाते हैं, तो ये जेनेटिक कॉजेज़ में आते हैं। इसके अलावा अगर मेल पार्टनर का कोई हर्निया का ऑपरेशन हुआ है अथवा ग्रॉइन में उनको कोई चोट लगी है या
उनका कभी कुछ इन्फेक्शन हुआ है, जैसे मम्प्स और काइटिस भी बोलते हैं, तो ऐसे केसेस में भी टेस्टिस को काफ़ी डैमेज हो जाता है और स्पर्म के बनने पर प्रभाव पड़ सकता है। टेस्टिस के चारों तरफ अगर वेरिकोसील है, वेरिकोसील क्या होता है कि जो नसें होती हैं उनमें ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो गुच्छे की तरह वहाँ पर दिखाई देती हैं, तो इसको हम वेरिकोसील बोलते हैं। तो अगर किसी मेल पार्टनर को वेरिकोसील की प्रॉब्लम है अथवा टेस्टिस के चारों तरफ पानी जमा हो गया है, जिसको कि हाइड्रोसील बोला जाता है, तो ऐसे केसेस में भी स्पर्म का काउंट कम हो सकता है। और ऐसे अगर कपल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उस केसेस में तुरंत ही अपना एवेल्युएशन कराने के लिए किसी फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाकर अपना प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए और अपने सारे टेस्ट कराने चाहिए।